हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं पढ़ा रही हूँ शुक्र नीति का 7वां भाग। इससे पहले 6 वीडियो में मैंने शुक्राचार्य के विभिन्न विचारों को टच किया है। हर एक वीडियो में अलग अलग विचार, जैसे विषय वस्तु, राज्य का रचना काल, इसका शुक्र नीति का रचना काल, राज्य की उत्पत्ति, राजा के कार्य, समाज व्यवस्था जो शुक्र नीति में वर्णित है, शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शुक्र नीति में न्याय व्यवस्था, इन सब के बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं। और साथ ही हर एक वीडियो के बीच में प्रश्न उत्तर भी दिए हैं स्टूडेंट। और मैं आज भी जो वीडियो आपके लिए बना रही हूँ उसमें बीच में प्रश्न उत्तर हैं। हर एक टॉपिक के बाद में इसमें जो भी आज का जो है शुक्र नीति का वो टॉपिक है परराष्ट्र नीति। तो परराष्ट्र नीति का जो मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें हर एक में बीच बीच में प्रश्नोत्तर हैं। तो आपको क्या करना है कि आप इसको पूरा वीडियो को देखें, और जो भी प्रश्न और आपके मन में आ रहे हो कि इसके साथ में और ये प्रश्न बन सकता है, या मैडम से हमें ये प्रश्न और पूछना है, तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को डाल सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक वाक्य आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ये जो विचारक हैं, शुक्र जो विचारक हैं, ये परंपरागत जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक है उनमें बहुत ही इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो स्टूडेंट, अब मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ और आप वीडियो पूरा देखें, लगातार मेरे वीडियोस देखते रहें। और यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं शुरू करती हूँ शुक्र नीति की परराष्ट्र नीति स्टूडेंट, और साथ ही इसके प्रश्न उत्तर आपको साथ साथ ही बताती जाती हूँ। ठीक है, परराष्ट्र नीति यानी विदेश नीति। परराष्ट्र, पुराने समय में इसको परराष्ट्र नीति कहते थे। जैसे मनु और कौटिल्य के जो विचार हैं उनमें भी विदेश नीति को परराष्ट्र नीति ही कहा गया है। अन्य राज्यों और अन्य जो मित्र राज्य हैं उनसे जो संबंध है उनको परराष्ट्र नीति कहा है। और इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष के विभिन्न बिंदु हैं जिनको कि मैं एक एक करके ब्यौरेवार आपको ले रही हूँ स्टूडेंट। तो सैद्धांतिक पक्ष में सबसे पहले जो आता है वो देखिए, वैसे तो मंडल सिद्धांत आता है। मनु और कौटिल्य की जब हमने परराष्ट्र नीति पढ़ी तो उसमें मंडल सिद्धांत सबसे पहले था स्टूडेंट। लेकिन इन्होंने मंडल सिद्धांत का उल्लेख ना करके अलग तरीके से 4 प्रकार के राज्यों का इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उनसे भिन्न है। और इन्होंने 4 जो राज्य हैं उनमें एक तो है स्वयं विजिगीषु राजा, मतलब जो मंडल सिद्धांत के बीच का राजा है वो भी विजिगीषु नाम है उसका भी। लेकिन इन्होंने उसमें भी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें 4 प्रकार के 12 राजा होते हैं। यहाँ इन्होंने 4 प्रकार के ही राजा हैं, कोई 12 की गिनती अलग से इन्होंने नहीं बताई है। विजिगीषु यानी विजय की इच्छा रखने वाला राजा, यानी वो राजा जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जो शुक्र नीति का मूल राजा है, जिसके लिए ये सारी जो कार्य है वो, या जिसके लिए सारे नियम बताए गए हैं। दूसरा है मित्र राज्य, मित्र यानी जिनसे विजिगीषु राजा की मित्रता है। अगला है शत्रु राज्य, यानी जिनसे विजिगीषु राजा के आपस में बैर है, शत्रुता है। और चौथा जो है वो है उदासीन, यानी जिससे कुछ भी संबंध नहीं है, बस वो है पास में, उससे सामान्य संबंध है, आवश्यकता पड़ने पर उससे संबंधों को जोड़ लिया जाता है। और ये जो संबंध है मित्र या शत्रु या उदासीनता, ये किसी भौगोलिक स्थिति पर नहीं है कि ये हमारे बगल में है या ये दूर है इसलिए हम इससे उदासीन है, या हमारी इससे सीमाएं लगी हुई हैं तो ये हमारा शत्रु है, या हम ये इससे शत्रु की सीमाएं लगी हुई हैं तो ये हमारा मित्र है, जैसे कि मनु और कौटिल्य कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर जो शुक्र ने बताया है वो है मुख्य रूप से राजहित, यानी हमारा जो पहला कार्य होना चाहिए किसी से भी शत्रुता और मित्रता करने में, वो है राजहित। यदि देश का राजहित किसी से मित्रता करने में है तो उससे मित्रता करनी चाहिए। और यदि किसी से अच्छे संबंध नहीं, शत्रुता वो हमसे कर रहा है, तो हम उससे मित्रता कैसे कर सकते हैं? यदि वो हमारी सीमाओं को दबाना चाह रहा है, वो हमारा
अन्य राज्यों के बीच में हमारी जो छवि है उसको बिगाड़ना चाह रहा है तो हम उससे मित्रता नहीं कर सकते। तो यहाँ पर शुक्र ने बड़े ही यथार्थवादी तरीके से जो ये परराष्ट्र संबंध है उनको लेने का प्रयास किया है, यानी इनका अध्ययन पूरी तरह यथार्थवादी है, पूरी केवल सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अब आती है नीति। नीति के क्या उपाय हैं? राज्य के संचालन में राजहित और शक्ति हित, यानी जहां हमारा हित हो रहा है देश का वो, और शक्ति हित। कोई यदि शत्रु है, यदि वो बलहीन है या मित्र भी बलहीन है, तो उसका राज्य यदि ऐसा लगे राजा को कि उस राजा की मैत्री हमारे राजहित में नहीं है, तो उससे शत्रुता की जा सकती है। और विजिगीषु राजा अन्य राज्यों के संदर्भ में अपनी शक्ति के अनुसार नीति के उपाय और षड्गुण नीति का पालन करे। अब ये नीति के उपाय क्या है और षड्गुण नीति क्या है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इन्होंने मतलब एक उदाहरण दिया है, सर्प, हाथी और सिंह को जैसे अपने वश में किया जाता है, उसी प्रकार राजा को यथा योग्य उपायों से मित्र शत्रु को वशवर्ती करना चाहिए। यानी कैसे भी करके, यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार से राजा को हित साधन करना चाहिए, अपना हित साधन नहीं, राज्य का हित साधन स्टूडेंट है ना। तो राज्य का हित साधन करने के लिए, राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए, राज्य का विस्तार करने के लिए उसे विभिन्न साधन जो नीति के उपाय हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ये उपाय कौन से? ये परंपरागत उपाय हैं जिनका हम भी दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। और ये जो उपाय हैं, साम, दाम, भेद और दंड, इन चारों उपायों का प्रयोग मनु, कौटिल्य और अन्य जो प्राचीन विचारक हैं, हम किसी भी प्राचीन विचारक को उठा के देख लेंगे, उन सभी ने इन चारों उपायों की बात कही है। साम नीति, दाम नीति, भेद नीति और दंड नीति। अब साम नीति और दाम नीति, भेद नीति, दंड नीति क्या है ये स्टूडेंट? साम नीति है मित्र और शत्रु दोनों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि साम नीति का मतलब है शांति और मित्रता। शांति और मित्रता का प्रयोग दोनों के प्रति हो सकता है। यदि मित्र तो है ही मित्र, उसके प्रति तो शांति और मैत्री का प्रयोग करेंगे ही। उसको कई बार क्या है, मित्र कोई मनमानी भी करता है, उसको भी समझाना पड़ता है, प्यार से समझाना पड़ता है। वैसे भी हम सर्वप्रथम यदि किसी से बात करते हैं, अपनी बात को समझाने की, अपनी तरफ करने का प्रयास करते हैं, या उसको हम अपना जो भी हम चाहते हैं उससे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें हम शांति का प्रयोग ही करते हैं। सबसे पहले अपनी बात को शांति से कहते हैं। तो शत्रु के प्रति भी इसी प्रकार की नीति प्रारंभ में अपनाई जाए, और इससे क्या होगा कि शत्रु के मन में प्रतिहिंसा की भावना पैदा नहीं होगी। तो सबसे पहले दोनों की सुरक्षा में ये अभिवृद्धि करता है, और इसलिए साम नीति का प्रयोग, शांति का प्रयोग सबसे पहले करना चाहिए। यानी अपनी बात को पहले शांति से शत्रु या मित्र तक पहुंचाना चाहिए। दूसरा है दाम नीति। दाम यानी रुपये, रोकड़। तो दाम नीति का प्रयोग भी शत्रु मित्र दोनों के प्रति किया जा सकता है। मित्र राजा से, राजा कहता है कि मेरी सभी वस्तुएं तुम्हारी हैं, मैं भी तुम्हारा हूँ, तो ये हो गई मित्र के प्रति दाम नीति। और शत्रु राजा को प्रत्यक्ष धन देना और उसके प्रति दाम नीति, यानी शत्रु जो राजा है उससे धन लेना, प्रत्यक्ष धन लेना, उससे कैसे भी मांगा जा सकता है, उससे पुरस्कार के रूप में मांगा जा सकता है, उससे उपहार के रूप में मांगा जा सकता है, उससे लूट के रूप में, या फिर हम ये कहें कि विजित राजा से धन लिया जाता है। तो इस तरह से या फिर सीधा ही उससे धन लिया जा सकता है। कोई उसने अपनी जो जगह यदि राजा ने, जो विजिगीषु राजा है, उसने जीती है, ठीक है। तो दाम नीति है पैसे देकर खरीदना, लेना या किसी भी रूप में प्रभावित करके दूसरे से धन लेना, या धन का प्रयोग ही दाम नीति कहलाती है। तीसरी जो आती है स्टूडेंट, वो है भेद नीति। भेद नीति जो होती है आपस में फूट डालना, घर का भेदी लंका ढाबे जैसे, यानी दोनों में भेद डाल देना, दोनों में फूट डाल देना, कूटनीति का प्रयोग करना, ये है भेद नीति। और इसके 3 प्रकार से भेद नीति का प्रयोग जो शुक्र ने बताया है, शत्रु के प्रति 3 प्रकार। यहाँ पर शुक्र ने मित्र के प्रति भेद नीति का प्रयोग की बात नहीं कही है, क्योंकि फिर मित्रता ही कैसी यदि उसमें ही भेद नीति का प्रयोग करेंगे। तो 3 जो प्रकार हैं जो इन्होंने बताए हैं,
शत्रु राजा को सहायकों और साधनों की दृष्टि से कमजोर करना, यानी उसमें जो उसके सहायक है यानी उनमें फूट डाल दो, उसके साधन जो हैं जिनसे वो अर्निंग करता है, जो उत्पादन के साधन हैं उनको कैसे भी करके कमजोर कर देना। विभिन्न तरीके से कूटनीति के साधन है स्टूडेंट्स, आपके लिए इतना बहुत है, बहुत विस्तार से है, बहुत बड़ी है शुक्र नीति तो उसमें काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। और शत्रु के विरुद्ध अन्य शक्तिशाली राजा का आश्रय लेना। अब मान लो कोई राजा जो विजिगीषु राजा है वो किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय ले लेता है तो उसकी शक्ति तो दोगुनी हो गई ना उस शत्रु के विरोध में, तो इस तरह से वो शत्रु राजा जो है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मित्र राजा जो हम कहें विजिगीषु राजा की शक्ति दुगनी हो जाएगी। ठीक है, और शत्रु से हीन बल वाले राजा का साथ देकर उसे शक्तिशाली बना लेना, यानी कोई राजा ऐसा है जो कमजोर है, ठीक है, और वो उसका शत्रु है कमजोर राजा, तो यदि ऐसा लगता है राजा को कि इसमें मेरा हित है, देखिए यहाँ पर एक बिंदु लगातार साथ में चल रहा है कि राजा जो भी काम करेगा वो राजहित के लिए करेगा। ठीक है, तो यदि उसे ऐसा लगता है कि अमुक राजा के विरुद्ध भेद नीति इस्तेमाल करने पर या दूसरे जो कमजोर राजा है उसको यदि शक्तिशाली में अपना साथ दे के बना दूं और इस शत्रु को मैं कमजोर कर दूं, यदि इससे राजहित हो रहा है तो ही राजा इस कार्य को करेगा। तो भेद के द्वारा जो शत्रु राजा और उसकी जो प्रजा है उसके मध्य भी मतभेद उत्पन्न कराए जा सकते हैं, क्योंकि राजा की जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, देखिए वो होती है उसकी प्रजा, क्योंकि प्रजा ही उसको मनोबल देती है और मनोबल से क्षीण राजा के पास में कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ खत्म हो जाता है स्टूडेंट। मनोबल सबसे बड़ा बल होता है हर किसी का, व्यक्ति का भी, राजा का भी या जिसका भी। ठीक है, अब चौथा जो प्रयोग है वो है दंड नीति। ये मित्र और शत्रु दोनों के विरुद्ध किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि मित्र के विरुद्ध कैसे, दंड नीति का मतलब तो युद्ध होता है, तो मित्र के प्रति कैसे किया जाएगा? तो मित्र राजा को यह चेतावनी देना, जो मित्र राजा है उसको चेतावनी देना कि यदि वह मनमाना व्यवहार करेगा तो विजिगीषु राजा उसका मित्र नहीं रहेगा। यह है दंड नीति, यानी उससे संबंध तोड़ लेना, मित्रता को तोड़ लेना। यदि वो मित्र राजा मनमाना व्यवहार करे, किसी भी जो विजिगीषु राजा उसके शत्रु से मित्रता करे या विजिगीषु राजा की भूमि को दबाने की प्रयास करे या विजिगीषु राजा में फूट पैदा करने का प्रयास करे या अन्य कोई भी ऐसा काम करे जिससे विजिगीषु राजा परेशान हो, तो ऐसी स्थिति में विजिगीषु राजा अपने मित्र राजा से संबंध तोड़ लेगा। जबकि शत्रु राजा के दोष प्रकट करना, धन नष्ट करना, युद्ध में कष्ट देना, जो शत्रु राजा उसके प्रति क्या करेगा, उसके दोष बताएगा, उसका धन नष्ट किसी भी रूप में, उसके खजाने को लूट लेना या उसका कैसे भी करके खजाना खत्म करना, युद्ध में उसको कष्ट देना, ये दंड नीति है। यद्यपि शुक्र द्वारा मित्र राजाओं के प्रति भेद और दंड नीति को अनैतिक कहा गया है, मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि मित्र राजा ही गलत प्रयोग कर रहा है, फायदा उठा रहा है अपनी मित्रता का, तो ऐसी स्थिति में उसे दंड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो ये तो शुक्र, देखिए हम शुरू से वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी जगह शुक्र ने यथार्थवादी नीति का प्रयोग किया है। कौटिल्य भी यथार्थवादी विचारक है और शुक्र भी यथार्थवादी विचारक है। तो इस तरीके से इन्होंने यथार्थवादी नीति का प्रयोग किया है कि यदि मित्र राजा भी अधर्म की नीति का प्रयोग करे, यदि सीमाओं को क्षति पहुंचाए, यदि विजिगीषु राजा स्वयं अपने मित्र को क्षति पहुंचाए, तो वो इस प्रकार से कर सकता है। इस प्रकार इन चारों नीतियों का बहुत ही सोच समझकर राजा को प्रयोग करना चाहिए। तो शुक्र ने अत्यंत प्रबल शत्रु के लिए साम और दाम नीति का, ये शॉर्ट में उसने बताया है कि यदि बहुत ज़्यादा कोई शत्रु, प्रबल शत्रु है, शक्तिशाली है, तो साम और दाम, क्योंकि बलवान से जीत नहीं सकते ना, इसलिए देखिए बलवान से यदि हार जाते हैं तो हार केवल राजा की नहीं होती है, उस प्रजा की होती है, प्रजा को भी बहुत परेशान होना पड़ता है। इसलिए राजा को जो बलवान शत्रु है उससे साम और दाम, अपने से अधिक बलवान के लिए साम और भेद का प्रयोग। भेद नीति से किसी भी बलवान को तोड़ा जा सकता है, लेकिन भेद नीति दूसरा भी करेगा, इसलिए राजा को हमेशा
सतर्क रहना चाहिए, सबके प्रति सतर्क रहना चाहिए राजा को, और अपने बराबर जो शक्ति वाले हैं उनके साथ में भेद और दंड का प्रयोग भी उचित माना है। तो ये स्टूडेंट हमने अब तक क्या पढ़ा इसमें आज के वीडियो में। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि परराष्ट्र नीति क्या है। परराष्ट्र नीति है विदेश नीति, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा है आपसे कि मैं बीच बीच में पहले वीडियो भी मैंने आपको जो न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और समाज व्यवस्था की जो वीडियो इनके बनाए हैं शुक्र नीति के, उनमें भी मैंने बीच बीच में क्वेश्चंस दिए हैं, आपको बताए हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ की अंदर तक जानकारी हो जाएगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा है इसमें कि परराष्ट्र नीति। परराष्ट्र नीति का आधार क्या होना चाहिए? परराष्ट्र नीति का आधार होना चाहिए राजहित, यानी जिस नीति से राज्य का हित होता है, राज्य का विस्तार होता है, वो नीति राजा को अपनानी चाहिए। दूसरी चीज, शुक्र ने मंडल सिद्धांत की बात नहीं कही है, अपितु उसने मंडल की तरह 12 राजा ना बता करके 4 प्रकार के राजा बताए हैं। उसमें स्वयं विजिगीषु राजा जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वो वाला राजा। दूसरा है मित्र राजा। मित्र जो हमारे जितने भी मित्र राजा कई हो सकते हैं, एक नहीं है, बहुत सारे राजा हो सकते हैं जिनसे हमारी संधि है, जिनसे हमारी मित्रता है, ठीक है। वर्तमान में भी जो संबंध होते हैं ना स्टूडेंट, हम कहें कि भारत इससे हमारे अच्छे संबंध है, भारत के इससे शत्रुतापूर्ण संबंध है, तो ये हमारे कोई ऐसा नहीं है कि किसी की वृत्ति शत्रुता या मित्रता की होती है। जिससे हमारा राजहित है, जिससे हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, जो हमारे लिए अच्छा करके चलता है, वो हमारा मित्र होता है। जो हमारा बुरा कर रहा है वो हमारा शत्रु होता है, ठीक है। और राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते हैं, ठीक है। जिससे हमारे देश का हित साधन होता है वो हमारा मित्र होता है। जब वो हित साधन करना बंद कर देता है, वो शत्रुता का व्यवहार करता है, तो वो शत्रु हो जाता है। तो इन्होंने मित्र और शत्रु 2 राजा ये, और चौथा उदासीन, जिससे इस राजा को कोई भी मतलब नहीं है। तो ये 4 प्रकार के राजा बताए हैं। और जब हम उपायों की बात करते हैं तो 4 उपाय, साम नीति यानी शांति और मैत्री की नीति, दाम नीति यानी पैसे दे के काम करवाना, पैसे लेना शत्रु राजा से या जैसे भी है। तीसरा है भेद नीति यानी फूट उत्पन्न करना विभिन्न तरीकों से, जिनको कि आप वीडियो देख रहे होंगे आपको पता चल गया है। और चौथा है दंड नीति यानी कि दंड देना, युद्ध का उद्घोष करना, ठीक है। तो ये भी जो राजा है वो शत्रु और मित्र के प्रति जो इसमें बताए हैं मैंने अभी, उन तरीकों से इनका प्रयोग करेगा। स्टूडेंट, अब हम अगली नीति पर आते हैं, जो परराष्ट्र संबंधों का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसकी अगली नीति है षड्गुण नीति। तो इसमें 3 नीतियां हो गई, एक तो 4 राज्यों का सिद्धांत हो गया, दूसरा हो गई उपाय नीति, और तीसरी हो गई षड्गुण नीति। षड्गुण नीति जैसा कि इसके नाम से ही पता है, ये 6 गुणों वाली नीति है स्टूडेंट। षड्गुण नीति, इसमें 6 गुण हैं, और 6 गुण कौन कौन से हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है संधि। संधि यानी आप जानते हो आपस में मित्रता करना। तो संधि ऐसा साधन है जिसके द्वारा शक्तिशाली शत्रु से बलहीन राजा की मित्रता, शत्रु जो शत्रु है उससे बलहीन राजा ही मित्रता कर सकता है। अच्छा, बलहीन राजा को सुरक्षा प्राप्त होती है, यानी जिस राजा के पास में बल नहीं होता, जो शक्ति में हीन होता है, उस राजा की शत्रु से मित्रता हो सकती है, क्योंकि शक्तिशाली राजा तो करेगा नहीं शत्रु से मित्रता, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि यदि संधि हो जाती है, किसी राजा से संधि हो जाती है शत्रु से, तो क्या होता है कि अपने स्वयं की रक्षा के लिए, अब इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि घने कांटों से घिरे हुए बांसों के समूह को कोई काट और उखाड़ नहीं सकता। यानी यदि चारों तरफ कांटे लगे हो, जैसे बाड़ लगी रहती है ना कांटों की, या दीवारों पर जो शीशे लगे रहते हैं, तो अंदर जो है वो चीज़ें सुरक्षित रहती हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी प्रकार मलेच्छों से भी संधि किए राजा को भी कोई पराजित नहीं कर सकता। या मलेच्छ का मतलब है कि यदि कोई ऐसा राजा हो जो अच्छा, मतलब दूसरे राज्यों की नज़र में अच्छा नहीं हो, शत्रु राजा हो, अच्छा व्यवहार उसका नहीं हो, लेकिन यदि हमारा राजहित उससे संधि करने में है तो हम उससे संधि कर सकते हैं। देखिए यहाँ फिर इन्होंने यथार्थवादी अपना एक विचार दिया है कि यदि हमारा
राज्य का हित साधन हो रहा है तो हम ऐसे किसी भी राजा से संधि कर सकते हैं जो अनार्य राजा हो। अनार्य मतलब आर्य नहीं हो। ऐसे राजा से भी हम, दूसरे राजा से किसी से हम संधि कर सकते हैं यदि हमारा राजहित उससे संधि करने में हो रहा हो। दूसरा आती है नीति विग्रह नीति, और विग्रह का अर्थ है राजाओं के मध्य शांति और सहयोग की नीति का अंत, यानी संधि को तोड़ना। जैसे होता है ना संधि विग्रह, है ना, समास विग्रह, तो विग्रह मतलब तोड़ना, वो हिंदी के शब्द है तोड़ना। ठीक है, यदि शत्रु को पीड़ित करना है, उसको अधीन करना है, ठीक है, उससे हमारी शत्रुता मतलब मित्रता है, लेकिन उसे हमें पीड़ित करना है, हमारी शत्रुता उससे अब हो गई है, तो हम उससे क्या करेंगे, अपने संबंधों को तोड़ लेंगे। क्योंकि विग्रह ऐसी नीति है जिसके द्वारा शक्तिशाली राजा निर्बल राजा को पीड़ित करके उसे बिना प्रत्यक्ष युद्ध के भी अपनी तरफ चलने को विवश करते हैं। देखिए, सामने वाला राजा जिससे हम विग्रह कर रहे हैं, जिससे हम संबंध तोड़ रहे हैं, यदि वो कमजोर राजा है, वो बलहीन राजा है, तो वो हमारे अनुसार चलेगा। और वैसे ही ये एक सामान्य लक्षण है राजनीति का कि जो कमजोर होता है उसके बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। इसलिए वो राजा बड़े सोच समझ करके बड़े तरीके से अपने कार्य को करता है और उसके अपने राज्य को बचाने का प्रयास करता है। तो बुद्धिमान जो राजा है, संधि से बंधे हुए शत्रु का भी उसको विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको पता है कि मैं कभी भी कमजोर हुआ या इसको मेरे राज्य को छीनना होगा तो ये संधि को तोड़ देगा। ठीक है, इन्होंने एक इंद्र द्वारा वृत्तासुर वध का इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि इंद्र ने द्रोह न करने की प्रतिज्ञा के साथ संधि करके भी ऐसा वृत्तासुर के साथ में किया था, क्योंकि यहाँ पर भी इंद्र को जो मतलब अपनी खुद के लाभ के लिए उसने ऐसा किया। ठीक है, तो शुक्र ने बलवान शत्रु से विग्रह का निषेध किया है। बलवान शत्रु से ही विग्रह नहीं करना चाहिए, केवल मित्र के साथ में ही इस प्रकार का विग्रह किया जा सकता है। और रक्षा के लिए कोई विकल्प शेष न रहने पर अंत में विग्रह को शुक्र ने उचित माना है, यानी यदि कोई रक्षा का अन्य कोई विकल्प नहीं हो तो ही विग्रह करना चाहिए, अन्यथा विग्रह का मतलब विग्रह नहीं करना चाहिए। अब आता है यान। जब अपने इच्छित हित की प्राप्ति के लिए शत्रु राजा का नाश करना आवश्यक होता है, यान होता है देखिए आक्रमण, सीधा आक्रमण होता है, इसलिए जब नाश करना आवश्यक होता है तो ही आक्रमण किया जाना चाहिए, तभी यान का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये नकारात्मक कार्य है। ठीक है, और शत्रु का नाश करना, और शत्रु का नाश करके सकारात्मक रूप में हमें क्या मिलेगा, आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये शक्तिशाली राजा को निर्बल राजा के विरुद्ध ही करना चाहिए। चौथी चीज है आसन। आसन, अन्य जो राजा हैं उन्होंने कहा है कि शत्रु राजा के प्रति उपेक्षा, तटस्थता और निष्क्रियता की नीति। ठीक है, न्यूट्रल होता है कि हम बैठ जाएं, स्थितियों को अनुकूल होने का इंतजार करें। जैसे मैंने मनु और कौटिल्य में जब आपको आसन पढ़ाया तो मैंने यही कहा था कि तटस्थ होकर निष्क्रिय रूप में बैठ जाना। लेकिन यहाँ पर जो आसन है स्टूडेंट, वो ये वाला नहीं है। यहाँ पर आसन का मतलब है कि राजा को, शत्रु राजा को चारों तरफ से घेर लेना और घेरने के बाद में अपनी शर्तों पर विवश करना, संधि करने के लिए, अपनी बातों को मानने के लिए। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी युद्ध सामग्री खत्म हो जाएगी, उसकी भोजन सामग्री खत्म हो जाएगी, उसकी रसद खत्म हो जाएगी और शत्रु पक्ष में आंतरिक असंतोष पैदा हो जाएगा। उसके परिवार भूखे जब मरेंगे तो वह विवश होकर के अधीनता स्वीकार कर लेगा। अगली चीज है आश्रय, यानी किसी बलवान राजा का आश्रय लेना। यदि कोई शत्रु राजा, जो किसी शक्तिशाली शत्रु राजा द्वारा निर्बल राजा का राज्य नष्ट कर दिया जाए तो और पराजय की स्थिति आ जाए, तो निर्बल राजा को अपनी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, किसी सबल का आश्रय ले लेना चाहिए और फिर दोबारा से उस आश्रय को लेकर के दोबारा से अपनी शक्ति में वृद्धि करके अपने राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यानी आश्रय, शत्रु जो मतलब निर्बल जो राजा है, उसको यदि वो पराजित हो जाता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए या मर जाना नहीं चाहिए, भाग गए और अपना राज्य छोड़ गए, नहीं, उस समय छोड़ दिया। ठीक है, किसी बलवान राजा का आश्रय लो, दोबारा से शक्ति को ग्रहण करो और दोबारा से अपने राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब आता है द्वैधी भाव।
इसका शाब्दिक अर्थ है कि एक ही समय में दो भागों का पाया जाना। एक तो शत्रु भाव, दूसरा मित्र भाव। ऊपर से तो हम दिखा रहे हैं कि हम कितने मित्र हैं तुम्हारे, तुम चिंता मत करो, हम कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ क्या है, गुप्त रूप में शत्रुता की नीति अपनाना। एक तरफ तो संधि का काम करते रहते हैं और दूसरी तरफ कभी भी जब जैसे लगा उस तरह से वो छुरा घोंपने में भी पीछे नहीं हटते हैं। दूसरी चीज जो द्वैधी भाव के दो चीज इन्होंने बताई हैं। एक तो ये बताया है मित्र और जो शत्रुता भावों का एक साथ प्रयोग करना, और दूसरा बताया है द्वैधी भाव का कि अपनी जो सेना है उसको दो टुकड़ियों में या कई टुकड़ियों में बांट लो। शत्रु के सामने अपनी कुछ टुकड़ी को दिखाओ और ये कहो कि मेरे पास तो इतनी ही सेना है। जब शत्रु राजा उस टुकड़ी से युद्ध करके थक जाएगा तो अपनी बाकी की सारी टुकड़ियों को उस राजा के समक्ष युद्ध के लिए ले आओ। तो स्टूडेंट ये है षड्गुण नीति। अब इसमें से भी पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक नीति का अपना अपना क्वेश्चन, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव, इनके छहों के अलग अलग क्वेश्चन भी आपके कोर्स में आते हैं। तो इनका शाब्दिक अर्थ और इनके जो लघुत्तरात्मक यानी इनके वन वर्ड आंसर और लघुत्तरात्मक दोनों ही रूप में इनके क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। और परराष्ट्र नीति का एक पूरा बड़ा क्वेश्चन भी आपके लिए आता है, तो आपको उसी प्रकार से इसकी तैयारी करनी है। अब है परराष्ट्र संबंधों का व्यावहारिक पक्ष। व्यावहारिक पक्ष में चार चीज आती हैं: दूत, गुप्तचर, सेना और युद्ध। दूत तो मैंने आपको जो मंत्री परिषद संबंधी जो प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में इनके विचार बताए थे, उसमें दूत को इन्होंने 10वां स्थान प्रदान किया है, बहुत महत्वपूर्ण माना है। और विदेश नीति और कूटनीति के सारे संबंधित कार्यों को ये संपन्न करता है। दूत कई सारे होते हैं, मतलब एक दूत नहीं होगा। और राजाओं से संबंध स्थापित करना और दूसरों के संदेशों को लाना, अपनी बात को सही तरीके से कहना आना चाहिए, दूसरे की बात को समझना भी आना चाहिए, उसके भावों को समझना आना चाहिए। तो इसके कुछ गुण इन्होंने बताए हैं कि भाषण कला में निपुण होना चाहिए, अन्य की भावना को समझने वाला हो, निर्भीक हो स्वभाव का, डरे नहीं, क्योंकि शत्रु राजा डराने का प्रयास भी कर सकता है ना। आपको पता है हनुमान जी दूत बन के गए थे, अंगद दूत बनकर गए थे, तो बड़े निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति को कृष्ण भी दूत बनकर गए थे, ठीक है, महाभारत में। तो इस तरह से निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति को दूत होना चाहिए। अगली चीज है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर जो होते हैं ये छद्म रूप में राज्य की आंतरिक नीति और जो शत्रु राजा होते हैं उनके बारे में मालूम करते हैं। इन्होंने गुप्तचर के कोई प्रकार नहीं बताए हैं, बस ये कहा है कि जो गुप्तचर हैं राजा को उनकी सत्यता की परीक्षा लेते रहना चाहिए, और जो गुप्तचर गलत सूचना लेकर आता है उसको दंडित भी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो शत्रु राजा का भेजा हुआ कोई भेदी हो, कोई गुप्तचर हो जो गलत सूचना दे करके जो विजिगीषु राजा है उसको भ्रमित कर रहा हो। तो गुप्तचर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आंतरिक नीति में भी, और प्रजा मतलब जो बाह्य राजा हैं उनकी जानकारी देने में भी। बाह्य जो शत्रु राजा हैं उनके बारे में अपनी सीमाओं की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका गुप्तचर निभाते हैं। अगला आता है स्टूडेंट सेना। तो सेना जो है इसमें पशुओं की सेना भी होती है और व्यक्तियों की, यानी पैदल सैनिक होते हैं, हाथियों की सेना होती है, घोड़ों की सेना होती है, ठीक है। तो ये सेना होती है अश्वसेना, रथ सेना, और सेना के कारण ही शत्रु का नाश हो सकता है। ये सेना पूरी तरह सुसज्जित होनी चाहिए, और सेना से ही मतलब जो कोश है राज्य और पराक्रम की वृद्धि होती है, क्योंकि शत्रु का जैसे नाश करेंगे तो वहां से पैसा भी मिलता है, राज्य भी मिलता है, और पराक्रम मतलब मानसिक पराक्रम मिलता है, अस्त्र शस्त्र भी मिलते हैं, ठीक है। तो शुक्र ने सैनिक अनुशासन और आचार संहिता पर भी विचार किया है सैनिकों की, कि अनुशासन में होने चाहिए और आचार संहिता उनके नियमबद्ध होने चाहिए सैनिक, ये नहीं कि वह मनमाना व्यवहार करें। और राजा को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि सेना में कोई भेद उत्पन्न नहीं हो, और शत्रु सेना में भेद उत्पन्न कर देना चाहिए, क्योंकि शत्रु सेना में जैसे भेद उत्पन्न होगा वो सेना निश्चित रूप से हार जाएगी। तो युद्ध में विजय प्राप्त यदि होता है तो एक तो अपने सैनिकों को बोनस यानी अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए, जो भी उन्होंने जीता है
उसमें उनको भी कुछ लाभ मिलना चाहिए। उससे क्या होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, वो राजा की वाह वाही करेंगे और उनके अंदर इस प्रकार की भावना नहीं होगी कि मैंने इतना राजा के लिए कष्ट सहन करा, मेरा संबंधी मारा गया, मेरी वजह से राजा को विजय प्राप्त हुई और मुझे कुछ नहीं मिला। तो उनके अंदर एक संतुष्टि का भाव मिलना चाहिए, उन्हें महसूस होना चाहिए। और ये तभी होगा जब उनको जो लूट का माल है, जो भी वहाँ से राजा को मिला है, उसमें उनके लिए भी कुछ भाग मिले। अगली चीज आती है युद्ध, यानी राजा जो है वो बाह्य चुनौतियों से रक्षा के लिए और अपने राज्य के विस्तार के लिए, यानी दो चीज इन्होंने बताई हैं। यदि कोई आक्रमण करता है, बाहरी कोई चुनौती है, उससे रक्षा के लिए, और स्वयं राजा अपने विस्तार के लिए भी युद्ध कर सकता है। ठीक है, पर जब और किसी नीति में सफलता नहीं मिले तो ही युद्ध का नियम अपनाना चाहिए। साम दाम दंड भेद में भी युद्ध को लास्ट स्थान दिया गया है, और मतलब अंतिम उपाय युद्ध नीति है, और भेद नीति का प्रयोग तो दोनों समय ही हो सकता है, युद्ध के समय भी और शांति के समय भी। ठीक है, तो यहाँ भी अंतिम साधन है, क्योंकि जो युद्ध नीति है उससे क्या होता है, देखिए सबका नाश होता है, प्रजा भी परेशान होती है, राजा का चाहे वो जीत जाए चाहे हार जाए उसका जनधन नष्ट होता है। अब इन्होंने युद्ध के दो प्रकार बताए हैं, धर्म युद्ध और कूट युद्ध। मनु ने ये कहा है कि जितना हो सके धर्म युद्ध करना चाहिए, जबकि मतलब धर्म युद्ध की श्रेष्ठता बताई है कूट युद्ध पर, जबकि शुक्र ने ऐसा नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि विजय प्राप्त होनी चाहिए, चाहे कूट युद्ध से हो चाहे धर्म युद्ध से। यहाँ पर कूट युद्ध को ज्यादा इन्होंने वरीयता केवल यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए की, और युद्ध को कोई पापपूर्ण या जघन्य कृत्य नहीं माना है। अपितु जो क्षत्रिय युद्ध में मर जाते हैं अपना कर्तव्य करते हुए यदि मोक्ष को प्राप्त हो, मतलब कहते हैं वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो वो अच्छे फल की प्राप्ति करते हैं। तो क्षत्रिय के लिए एक पवित्र कर्तव्य है कि वह युद्ध से पलायन ना करे, युद्ध में भले ही उसकी मृत्यु हो जाए लेकिन वो पलायन ना करे। ठीक है, हालांकि एक तरफ वो आश्रय की बात करते हैं, तो वो तो नीति है कि अपना राज्य यदि वापस प्राप्त करना है तो मरो मत, दोबारा से प्रयास करने के लिए किसी शत्रु राजा का आश्रय ले लो। अगली चीज है पराजित पक्ष के प्रति व्यवहार। कैसा व्यवहार करना चाहिए कि जो पराजित राजा है, देखिए उसके प्रति चाहे जैसा भी व्यवहार हो, लेकिन उसकी प्रजा के प्रति अपने पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए, उससे कर ग्रहण करना चाहिए। शत्रु राजा को जीत करके, पहली चीज तो शत्रु राजा को जीतकर उससे कर ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, उसके राज्य पर आधिपत्य भी किया जा सकता है, पूरे पर या आधे पर, लेकिन प्रजा के साथ में अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रजा जैसी आपकी वैसे उस राज्य की। ठीक है, तो प्रजा को उसी प्रकार से पुत्रवत मानना चाहिए, प्रजा को प्रसन्न रखना चाहिए, प्रजा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो राजा ने मतलब ये दिया है कि जो पराजित जो राजा है उसके प्रति फिर भी कुछ व्यवहार गलत किया जा सकता है, लेकिन प्रजा के प्रति नहीं। दूसरी चीज, वहां पर जो मंत्रिपरिषद उस राजा का है उसको हटा करके अपना स्वयं के प्रति निष्ठा रखने वाला नवीन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर देनी चाहिए। ठीक है, और राजा पराजित राजा का राज्य छीन करके उसे कुछ जीविका के लिए कोई जागीर आदि प्रदान की जा सकती है, लेकिन स्वेच्छाचारी राजा मतलब जो जीता है उस पर स्वेच्छाचारी तरीके से शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपना मान करके शासन करना चाहिए और प्रजा के धार्मिक और सामाजिक मूल्यों की भी रक्षा करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको जो लास्ट वाला जो अभी बताया है, इसमें मैंने आपको क्या बताया है, जो इनका व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष में दूत, गुप्तचर, युद्ध, जो पराजित राजा के प्रति व्यवहार है, सेना, ये सब आपको बताए हैं, क्योंकि बिना व्यवहारिक पक्ष के सैद्धांतिक पक्ष कार्य नहीं करता। अब यहाँ पर जो सारे पक्ष हैं ये भी आपको अलग अलग क्वेश्चन इनके आ सकते हैं एग्जाम में, और पूरा भी आपको कर सकता है। राजा का पराजित के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, राजा ने कूट युद्ध और धर्म युद्ध में से किसको महत्व दिया है। ठीक है, वैसे तो दोनों को ही महत्व दिया है, लेकिन सबसे पहला महत्व इन्होंने राजहित को दिया है। तो स्टूडेंट, हालांकि मैं अलग से इनके क्वेश्चंस का भी आपको लेकर आऊंगी, लेकिन बीच बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं
उसने विस्तार से वहाँ क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपके जो भी कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और जो भी आपको पूछना है वो भी स्टूडेंट आप मेरे से मतलब आगे कौन सी वीडियो आपको और चाहिए वो भी आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं इसका जो अगला वीडियो है शुक्र का योगदान, ये आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।